बटन बटन पर्यंत झालं होतं सर आपलं. ओके, बटनपर्यंत झालं होतं. ठीक है, इट मीन्स हमने क्या क्या देखा था इसके अंदर हमने देखा था कि फॉर्म कंट्रोल देखे थे. एम आई राइट? यस सर. फॉर्म कंट्रोल. ओके, सो अभी हम HTML में आगे का देखेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्म कंट्रोल देखे थे. ठीक है, तो आज हम देखेंगे फॉर्म टैग के बारे में. ठीक है, सो हियर नोट पैड. today's lecture content फॉर्म टैग. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे फॉर्म टैग के बारे में देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म टैग क्या होता है. फॉर्म टैग एक आपको इनपुट लेके डेटा सर्वर को सबमिट करने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीपल फॉर्म ले सकते हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर, वेब पेज के अंदर. ठीक है, तो फॉर्म का मतलब यही होता है कि जब भी आपको कोई डेटा है इनपुट देना है आपको, और इनपुट देके जो भी डेटा आपको सेंड करना है सर्वर को, तो फॉर्म आपको क्रिएट करना पड़ता है. और उस फॉर्म के अंदर आपको फॉर्म कंट्रोल लेने पड़ते हैं. फॉर्म कंट्रोल मतलब ऐसे यूआई कंपोनेंट जैसे कि HTML के टैग्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा है इनपुट देते हैं और उस डेटा को सर्वर को सेंड करते हैं. तो इसके लिए आपको फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है और उस फॉर्म के अंदर आपको सारे कंट्रोल लेने पड़ते हैं. ठीक है, तो अभी हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और फॉर्म क्रिएट करने के बाद एक सारे कंट्रोल उसके ऊपर हम प्लेस करेंगे. तो चलो मान लो कि यहाँ पे हम एडमिशन फॉर्म क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले मैं फॉर्म का एक एग्जांपल लेता हूँ. यहाँ पे आपको यूज करना है फॉर्म टैग. यहाँ पे ये फॉर्म टैग यूज करना है. अब यहाँ पे जो आता है एक्शन, इसका ये एट्रीब्यूट है. ओके, एक्शन. तो एक्शन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे URI देना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर. मतलब आप जो भी फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो, जो भी डेटा आपको सबमिट करना है, जैसे कि मान लो आप किसी कॉलेज के अंदर फॉर्म एडमिशन करना चाहते हो, तो वो एक आपको फॉर्म देगा. तो उसके अंदर पूरी चीज़ें होंगी, नेम कहाँ रखना है, एज कहाँ रखना है, सेम उसी तरीके से. तो आप एक फॉर्म क्रिएट करते हो जिसके अंदर इनपुट लेने के लिए कंट्रोल लेते हो, और वो फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ता है एडमिशन डिपार्टमेंट के अंदर. तो यहाँ पे ये फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ता है सर्वर को. सर्वर का कौन सा URL है, URI है, जहाँ पे राउटिंग की वाली है, वहाँ पे फॉर्म सबमिट करना पड़ता है ताकि वो डेटा सर्वर तक पहुँच सके. और फिर सर्वर के पास वो डेटा आया कि सर्वर फिर क्या करेगा, सर्वर साइड डेवलपर्स उस डेटा के साथ डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन या वॉट एवर जो भी बिजनेस लॉजिक है वो परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो ये एक्शन एट्रीब्यूट है. यहाँ पे URL देना है, जैसे कि मुझे फॉर्म सेंड करना है, मैं यहाँ पे फॉर्म देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ओके, रजिस्ट्रेशन. तो ये रजिस्ट्रेशन क्या है, ये एक URL है यहाँ पे. जैसे कि मान लो कि मेरा सर्वर जो है यहाँ पे http://www डॉट यहाँ पे, और मेरी वेबसाइट का नाम है यहाँ पे जैसे कि कोडलैंग्स स्लैश और उसका रजिस्ट्रेशन, ये URL है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे भी ये फॉर्म हमारा रेंडर होता है, तो यहाँ पे ये जो है ये बेस URL है. यहाँ तक URL ब्राउज़र ऑटोमेटिकली लेता है, और यहाँ से जो URL चलता है, तो आप फॉर्म कहाँ पे सबमिट करने वाले हो, इस URL को, रजिस्ट्रेशन को. तो आप यहाँ पे स्लैश सिर्फ वो उतना ही पार्ट यहाँ पे आप मेंशन करोगे, ताकि जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो वो इस URL पे सबमिट होगा, और इस URL पे जो भी आपने राउटिंग किया है सर्वर के ऊपर, वहाँ ये फॉर्म चला जाएगा और उसका डेटा सर्वर से निकाला जाएगा. ठीक है, तो ये होता है एक्चुअली प्रोसेस सर्वर साइड डेवलपमेंट में इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट ओनली फॉर गोलैंग, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो हियर अभी ये जो फॉर्म है, फॉर्म एक्शन रजिस्ट्रेशन. ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्शन मतलब क्या होता है कि आपको फॉर्म को सबमिट कहाँ पर करना है, किस URL पे सबमिट करना है सर्वर के. नाउ सेकंड यहाँ पे होता है मेथड, कि आप कौन सी मेथड यूज करना चाहते हो फॉर्म सबमिट के लिए. तो यहाँ पे गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है. तो मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करूँगा. क्यों? क्योंकि फॉर्म का डेटा सिक्योरली हमें सेंड करना है सर्वर तक, तो हम पोस्ट मेथड के जरिए डेटा को सेंड करते हैं. ठीक है, तो ये HTTP की मेथड है, पोस्ट मेथड और गेट मेथड. ठीक है,
अगर आप गेट मेथड से करोगे तो आपका डेटा जो है वो यूआरएल के थ्रू पास होगा, जो कि सबको दिखेगा, और पोस्ट मेथड है वो पेलोड के जरिए डेटा चला जाएगा सर्वर के पास। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्म। अब यहाँ पे मैं कुछ कंट्रोल लेता हूँ, जैसे मुझे यूज़र नेम लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेबल एट्रीब्यूट लेंगे, लेबल, और यहाँ पे लेंगे यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम। ठीक है, और यहाँ पे लेबल ले लिया हमें, लेबल एक टैग है। ओके, और यहाँ पे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका जो आईडी है, इसको एक आईडी देना है आपको। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी आप HTML एलिमेंट देते हो तो उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना ज़रूरी है। ओके, नहीं देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे इसको टाइटल एट्रीब्यूट देना ज़रूरी है, जो कि टाइटल है यूज़र नेम। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। अब यहाँ पे लेबल फॉर, तो ये लेबल किसके लिए बनाया हमने, इस इनपुट टैग के लिए। तो यहाँ पे इसका आईडी जो है ये आईडी आपको इस लेबल को देना है यहाँ पे फॉर के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देना है, क्योंकि यह हम क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड कोडिंग है, इस तरीके से आपको HTML में कोडिंग करनी है। कोई भी डेटा डिस्प्ले करने के लिए लेबल यूज़ करना है, और ये लेबल किसके लिए है, तो वो कंट्रोल यहाँ पे रखना है, जिसका आईडी उस लेबल को पास करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बनाया है एंटर यूज़र नेम। नाउ सेकंड लेबल हम बनाएंगे यहाँ पे, लेबल फॉर, और यहाँ पे एंटर पासवर्ड। ये फॉर्म हम बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इनपुट टाइप यहाँ पे पासवर्ड लेंगे हम, जाके पासवर्ड हमारा सिक्योरली दिखे, और यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट लेंगे पासवर्ड, और इसको भी एक आईडी दे देंगे हम यहाँ पे, आईडी पासवर्ड। ठीक है, अब ये जो लेबल बनाया हमने, ये लेबल किसके लिए बनाया है, उसका आईडी हम पास करेंगे। ये लेबल बनाया हमने इसके लिए। ठीक है, तो ये फॉर्म कंट्रोल है, यहाँ पे ये फॉर्म कंट्रोल है इनपुट लेने के लिए, ये फॉर्म कंट्रोल है, उसके अंदर हम दूसरे भी टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो राइट नाउ हियर, अभी हमें फॉर्म को सबमिट करना है, तो हम इसको सबमिट करेंगे किस तरीके से, हम बटन लेंगे, बटन यहाँ पे, और बटन का टाइप लेना है हमको सबमिट। तो कभी भी ध्यान में रखना है, बटन का टाइप आपको सबमिट देना है यहाँ पे, और यहाँ पे बटन का टाइटल है सबमिट, बटन को टाइटल भी दे देंगे सबमिट। ओके, तो जैसे ही ये बटन है, इसको हम करेंगे रजिस्टर, इसको नाम देंगे रजिस्टर। ठीक है, ये नाम हम इसको दे देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल सा फॉर्म क्रिएट किया है हमने, और ये फॉर्म क्रिएट करने के बाद आप देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट बटन क्लिक करना है, और ओपन इन अदर ब्राउज़र, क्रोम के अंदर मैं इसको क्या करूँगा, डिस्प्ले करूँगा यहाँ पे। तो ये हमारा फॉर्म बन चुका है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़र नेम, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, देखो मैं यहाँ पे यूज़र नेम पर भी क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये फॉर्म एक्टिवेट हो रहा है, ये कंट्रोल देखो। अब मैं पासवर्ड की यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये एक्टिव हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, लेबल लगाया है, लेबल, और यहाँ पे फॉर किसके लिए लगाया है, इनपुट टैग के लिए। तो अगर आप लेबल के ऊपर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक वो आपको ये इनपुट टैग के ऊपर लेके जाएगा। तो ये आपकी स्टैंडर्ड कोडिंग होती है, लेबल यूज़ करना है, और ये लेबल किसके लिए यूज़ करना है, वो कंट्रोल का आईडी देना है, ताकि हम लेबल के ऊपर भी क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो उस कंट्रोल के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एंटर यूज़र नेम यहाँ पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली फोकस कर रहा है ये कहाँ पर, उसके एसोसिएटेड जो भी टेक्स्ट बॉक्स है, और यहाँ पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मतलब ऑटो फोकस हो रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम प्रेस करूँगा, जैसे codelangz@gmail.com। ओके, और यहाँ पे पासवर्ड मैं लूँगा codelangz@123। ठीक है, और जैसे भी मैं यहाँ पे सबमिट करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी फ़िलहाल URL ये दिख रहा है। जैसे मैं रजिस्टर सबमिट करूँगा तो ये देखो रजिस्ट्रेशन URL पे चला गया ये। ओके, ये जो URL हमने एक्शन के अंदर लिखा था, ठीक है, ये जो URL हमने एक्शन के अंदर लिखा था यहाँ पे, ओके, यहाँ पे, ओके, तो ये इस तरीके से ये चीज़ें होती है। ठीक है, ये फॉर्म है हमारा।
और जैसे मैं इसको रजिस्टर करूँगा तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन यूआरएल पे क्या कर गया, हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, सबमिट चला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्म का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आपको फॉर्म को रिसेट करना है तो आप रिसेट भी कर सकते हो। तो जैसे कि बटन, और बटन का एक टाइटल देना है, टाइटल रिसेट। ओके, और यहाँ पे बटन टाइप हम लेंगे रिसेट। ठीक है, और हमें क्या करना है, रिसेट करना है फॉर्म को रिसेट करना है। तो जैसे भी हम फॉर्म को रिसेट करेंगे यहाँ पे तो क्या होता है, देखो यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा मैं यहाँ पे। ओके, तो ये रिफ्रेश किया मैंने, मैं इसके अंदर कुछ भी डेटा एंटर करता हूँ और कुछ भी डेटा यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे भी मैं इसको रिसेट बटन क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली सारा डेटा क्या होगा, क्लीन होगा सारा डेटा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और जैसे रिसेट करूँगा तो ये पूरा रिसेट हो रहा है। ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फॉर्म बनाना है और ये फॉर्म सबमिट करना है सर्वर को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको? सर। यस, नो सर। यस सर। दिक्कत है किसी को? नो सर। नो नो सर। सर। ओके, ठीक है। सो अगर आपको कोई मल्टीमीडिया डेटा सर्वर को सेंड करना है, तो जैसे कि मान लो मुझे कुछ फाइल अपलोड करना है सर्वर को। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, जैसे कुछ फाइल अपलोड करना है, इनपुट। इससे पहले मैं यहाँ पे लेबल लेना चाहूँगा, लेबल फॉर अपलोड फाइल। ठीक है, तो कोई फाइल मुझे अपलोड करना है और यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट टाइप फाइल यहाँ पे, और यहाँ पे टाइटल फाइल। ठीक है, तो मुझे कोई फाइल अपलोड करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आईडी लिखूँगा मैं, यहाँ पे आईडी इक्वल टू फाइल। ओके, नाउ ये फाइल जो है यहाँ पे फॉर्म के अंदर मैंने लिख लिया। ठीक है, तो जैसे भी हम इसका आउटपुट देखेंगे रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे अपलोड फाइल ऑप्शन है। जैसे मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये इनपुट डायलॉग, मतलब फाइल इनपुट डायलॉग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि मैं कोई फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, चूज़ करता हूँ फाइल को। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ, यहाँ पे पिक्चर के अंदर एक फ़ाइल है, मतलब ये मेरी एक फ़ाइल है, मैंने सेलेक्ट कर दी और कुछ डेटा मैंने इसके अंदर दे दिया है। जैसे कि डेटा इसके अंदर कुछ तो भी दे दिया मैंने, पासवर्ड भी दे दिया, और जैसे मैं रजिस्टर करता हूँ तो मेरा फॉर्म सबमिट होता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है कि ये जो फाइल जो मैंने सेलेक्ट की है इसके अंदर, ओके, जो भी एक फ़ाइल है मैंने सेलेक्ट की है, तो ये फाइल सर्वर तक नहीं पहुँचती है। ओके, सर्वर तक ये फाइल नहीं जाती है। तो क्यों नहीं जाती है? क्योंकि यहाँ पे सर्वर को हमें कुछ फाइल सेंड करनी है, तो फॉर्म टैग के अंदर थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, तो चेंजेस करने के लिए अगर आपको कोई फाइल वगैरह से सबमिट करनी है सर्वर को, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा जिसका नाम है ENC टाइप। तो यहाँ पे ENC टाइप के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे application/xww-form.url, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन होता है जो कि हमारा डेटा इस फॉर्मेट में एनकोड होता है। दूसरा ऑप्शन है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो अगर आपको फाइल सेंड करनी है फॉर्म सबमिट के साथ, तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है, या फिर आपको कोई प्लेन टेक्स्ट सबमिट करना है तो आप ये चूज़ कर सकते हो। तो अभी अगर फाइल हमको यूज़ करना है तो हमको ये चूज़ करना पड़ेगा मल्टी पार्ट /फॉर्म डेटा। तो ये हमें यहाँ पे ये देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी फ़ाइल सर्वर तक पहुँच सकती है, अदरवाइज़ नहीं पहुँच सकती फाइल। ठीक है, और कंट्रोल एस करने के बाद ये डेटा पूरा सबमिट होगा सर्वर पे। तो यहाँ पे जैसे भी हम रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से पासवर्ड यूज़र नेम रखेंगे और यहाँ पे अपलोड फाइल को चूज़ करेंगे। यहाँ पे एक फ़ाइल है इमेज फाइल, और मैं सबमिट करूँगा रजिस्टर, तो ये मेरा सबमिट हो जाएगा सर्वर को। तो फिलहाल अभी हमारे पास कोई सर्वर नहीं है हमने बनाया वाला, तो अभी ये क्या होगा, ये हाँ, तो ये यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है ये सबमिट हो चुका है हमारा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है।
ठीक है। ओके, सो हियर अभी यहाँ पे जो हमने फॉर्म सबमिट किया है, तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट आपको ये लगाना ज़रूरी है। तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर मुझे फाइल सेंड करनी है तो मैं फॉर्म को कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूँ, तो आपको यहाँ पे बोलना है ENC टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ये एट्रीब्यूट आपको क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्म बन चुका है, ठीक है। तो चलो अभी ये तो फॉर्म के रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी है, यहाँ पे हमने कवर किया है। अभी हम थोड़े से और HTML के कुछ टैग्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने देखा मल्टी पार्ट डेटा सेंडिंग इन अ फाइल, ठीक। अब हम थर्ड चीज़ देखेंगे हम इसके बाद इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग के बारे में आपने यूट्यूब पे देखा है या फिर यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है, बोलो? देखा है। तो क्लियर है आपका? यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। ओके, इमेज टैग का क्लियर है आपका, ठीक है। सो हियर राइट नाउ अभी हम यहाँ पे नंबर थर्ड हम देखेंगे लेवल ऑफ HTML एलिमेंट्स, ठीक है। HTML के एलिमेंट की लेवल देखेंगे, तो यहाँ पे दो लेवल के HTML के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे नंबर 1 आता है यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट एंड नंबर 2 आता है यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे इनलाइन एलिमेंट के बारे में। इनलाइन HTML एलिमेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो एलिमेंट है यहाँ पे मैं आपको पूरी लिस्ट है दे। ओके, तो इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं मतलब HTML टैग्स जो होते हैं, तो ये जो टैग होते हैं अगर इसका यूज़ करते हो तो ये न्यू लाइन पे नहीं आता है। तो आप इसको यूज़ करोगे तो एक के बाजू में एक ही लाइन के अंदर ये टैग आके बैठता है, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि इसकी हाइट और विड्थ आप बढ़ा नहीं सकते इनलाइन एलिमेंट की, वो जितनी हाइट विड्थ है वो उतनी ही लेगा। और नया इनलाइन एलिमेंट लेंगे तो ये दूसरी एक ही लाइन के अंदर एक के बाजू में एक बैठेगा, न्यू लाइन को नहीं ऑक्युपाई करेगा, पूरी विड्थ नहीं लेगा स्क्रीन की। इस तरह के एलिमेंट होते हैं वो इनलाइन होते हैं। जैसे कि इसके अंदर इनलाइन एलिमेंट है, नंबर 1 है यहाँ पे लेबल ये इनलाइन एलिमेंट है। यहाँ पे नंबर 2 है यहाँ पे ओके इनलाइन एलिमेंट है यहाँ पे लेबल। उसके बाद है स्पैन नंबर 3। उसके बाद एलिमेंट है यहाँ पे एंकर टैग है, ये इनलाइन एलिमेंट है। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है। बी टैग है यहाँ पे नंबर 5 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है EM टैग है इनलाइन एलिमेंट नंबर 6 है यहाँ पे। आई टैग है यहाँ पे नंबर 6 आई टैग। नंबर 7 है यहाँ पे इमेज टैग IMG। नंबर 8 है यहाँ पे इनपुट टैग है, जो भी इनपुट टैग हो हमने यूज़ किए वो सारे इनलाइन के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल टैग, स्पैन, स्ट्रॉन्ग, सुपर, सब। फिर इसके बाद आता है सुपर टैग और एक्सेट्रा बहुत सारे टैग है। आपको इनलाइन टैग पता चलने के बाद आप खुद नेट पे चेक करो, सारे टैग मैं नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये जो इनलाइन टैग है, तो इनलाइन टैग का मतलब ये होता है कि ये टैग जब हम यूज़ करते हैं तो इन लाइन एक ही लाइन के अंदर ये सारे टैग बैठते हैं एक ही लाइन के अंदर, ठीक है, न्यू लाइन नहीं लेते। तो चलो यहाँ पे देखो जैसे स्पैन टैग का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे।
तो ये मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ पे ये इसको। अभी यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्पैन, और स्पैन के अंदर लिखता हूँ कोड लाइन्स। ओके, कंट्रोल यस कर दिया मैंने, और आउटपुट के अंदर हम जाके देखेंगे रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे आया है आउटपुट कोड लाइन्स। ठीक है, अब मैं और एक लेता हूँ यहाँ पे स्पैन टैग लेता हूँ, और नीचे मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ कोड लाइन्स EI। ठीक है, तो अभी मैंने ये टैग ऊपर लिया है, उसके नीचे ये लिया है, लेकिन आउटपुट जब आएगा हमारा तो आउटपुट क्या आएगा, ये एक ही लाइन के अंदर बैठ रहा है टैग, मतलब ये न्यू लाइन पे नहीं आ रहा है। पहले यहाँ की इसकी विड्थ जितना कंटेंट है उतना ही विड्थ ये ले लेगा, फिर ये उसके बाजू में आ चुका है। ठीक है, नाउ उसके बाद हियर फिर से हम स्पैन टैग का इस्तेमाल करेंगे। स्पैन न्यू लाइन के ऊपर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ये जो टैग है यहाँ पे ये, तो हमने 3 लाइन में 3 टैग स्पैन यूज़ किया है, लेकिन जब भी आउटपुट हमारा आता है तो आउटपुट सिर्फ एक ही लाइन के अंदर ही आउटपुट आ रहा है हमारा। तो ये क्या है, इनलाइन टैग है, मतलब जो भी आपका एलिमेंट है वो एक ही लाइन के अंदर बैठ रहे हैं, वो सिंगल न्यू लाइन पे नहीं आ रही है। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, इनको बोला जाता है इनलाइन टैग बोला जाता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको इनलाइन टैग और ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यही है कि इनलाइन एलिमेंट जो है वो कि एक ही लाइन के अंदर बैठते हैं, न्यू लाइन नहीं लेते हैं, और उसकी हाइट विड्थ नहीं बढ़ती है। ओके, जितने कंटेंट है उतनी ही उसकी हाइट विड्थ बढ़ती है। ठीक है, जैसे इसकी हाइट विड्थ जो है, जैसे कि मान लो मुझे इसको बॉर्डर देना है, तो मैं एक CSS से बॉर्डर देके डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे स्टाइल, मैं CSS बाद में आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे बॉर्डर क्लास बनाऊंगा, बॉर्डर, और यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, और मैं इसको या फिर इसको डायरेक्टली स्पैन ही कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्पैन को सेलेक्ट कर देता हूँ, स्पैन टैग को। ठीक है, और जैसे भी हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो इसकी बॉर्डर आ चुकी है। तो देखो यहाँ पे ये एक स्पैन है हमारा, ये दूसरा स्पैन है, ये तीसरा स्पैन है हमारा। ठीक है, तो इसकी हाइट विड्थ कितनी है, जितना कंटेंट है उतनी भी हाइट विड्थ बढ़ती है इसकी, और ये एक ही लाइन के अंदर आते हैं, इसी को बोला जाता है इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इनलाइन एलिमेंट। अब इनलाइन एलिमेंट के बारे में हम और देखेंगे, और कुछ चीज़ें हैं इनलाइन एलिमेंट के बारे में। यहाँ पे हियर अलाइन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सेम लाइन है, तो इसको इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं, मतलब ये एक ही लाइन के अंदर बैठते हैं। चाहे आप इसको यहाँ पे कोडिंग एक किसी न्यू लाइन पे भी अगर कोड करते हो तो आउटपुट आपका एक ही लाइन में आएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो ये होता है आपका एंकर टैग, जिसका यूज़ करके आप अलग अलग लिंक्स बना सकते हो और अलग अलग रिसोर्स को लोड कर सकते हो बाय क्रिएटिंग द लिंक्स। ओके, तो उसी को हम ये टैग बोलते हैं। ओके, एंकर टैग। तो इमेज डिस्प्ले करनी है यहाँ पे इमेज। ओके, तो यहाँ पे IMG टैग का इस्तेमाल करना है आपको। अब यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब क्या है कि अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो ये टेक्स्ट दिखेगा, तो इस यहाँ पे इमेज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो जैसे भी मैं इसको अभी प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे नाम आया है इमेज नॉट अवेलेबल। तो ये क्यों आता है, अगर ये मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर यहाँ पे इमेज नहीं लोड हुई है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो ये टेक्स्ट दिखेगा यहाँ पे आपको, तो इसलिए इसको कहा जाता है अल्टरनेट टेक्स्ट। ओके, तो इमेज टैग जैसे भी यूज़ किया है मैंने, तो ये इमेज टैग देखो इसके बाजू में आके बैठा है, तो ये इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, अगर मुझे इसको इमेज डिस्प्ले करनी है तो हम यहाँ पे एक इमेज मैंने डाउनलोड की है ऑलरेडी, या फिर डाउनलोड करेंगे नेचर इमेजेस में, नेचर इमेजेस। यहाँ पे जो भी एक नेचर इमेजेस है यहाँ पे इसको क्लिक करना है, या फिर कोई भी इमेज ले लेंगे हम। यहाँ पे इसको राइट बटन करके सेव एज करना है आपको, और यहाँ पे ये इमेज है, इसको नाम दे देंगे हम इमेज 1। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव करेंगे डाउनलोड्स के अंदर। ठीक है, तो डाउनलोड्स के अंदर सेव किया है, तो आपको क्या करना है, आपका जो करंट फोल्डर चल रहा है प्रोजेक्ट का, उसी के अंदर उस इमेज को कॉपी पेस्ट करना है, डाउनलोड, और यहाँ पे इमेज 1 इसको कट करेंगे, कट कर दिया, और मेरा
फोल्डर कौन सा है मेरा प्रोग्रामिंग का। अगर आपको फोल्डर पता करना है तो आपको यहाँ पे ये जो फोल्डर है मेरा यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊंगा मैं इमेजेस नाम से, इमेजेस, और इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको राइट बटन क्लिक करना है, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, डायरेक्टली वो उस फोल्डर के अंदर चला जाएगा यहाँ पे ये। तो इस इमेजेस के अंदर जाना है और फिर इसको पेस्ट करना है यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट। तो इमेज हमारी पेस्ट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर ये इमेज आ चुकी है, ये थी हमारी इमेज वहाँ पे, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, इस इमेज को डिस्प्ले करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पाथ देने के लिए / दो करंट डायरेक्टरी, उसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके नाम image1.jpg है, ठीक है। अगर ये इमेज लोड होती है तो अल्टरनेट टेक्स्ट जो है ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये इमेज नहीं लोड होती है तो ये टेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। Ctrl+S कर देंगे इसको और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये इमेज आपकी आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इमेज को छोटा मोटा कर सकते हैं, साइज दे सकते हैं। तो जैसे इमेज को हाइट विड्थ देना है हमें तो हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। जैसे हाइट हम दे देंगे 20% एंड विड्थ 20%, जितनी स्क्रीन है उसकी 20%, ठीक है। और फिर अब इसको रन करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो इमेज यहाँ पे आके बैठ गई है, हाइट विड्थ 20%। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो इमेज भी एक ही लाइन के अंदर आके बैठी है, यहाँ पे न्यू लाइन पे इमेज नहीं आई है, ओके। हमने इसको न्यू लाइन के ऊपर लिया है, फिर भी इमेज हमारी सेम लाइन के ऊपर ही आ चुकी है, ओके। तो ये इमेज टैग जो है ये इनलाइन टैग है, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इमेज डिस्प्ले कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे इमेज यहाँ पे डिस्प्ले कर दी वेब पेज के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद हम इनलाइन टैग के बारे में देखेंगे यहाँ पे। ओके, सो अभी यहाँ पे चलो, अभी हम इसके अंदर जो टैग्स है, जैसे इनलाइन टैग के बारे में अगर बात करना है, ये एंकर टैग हुआ, ये टैग हुआ बी टैग। बी टैग का मतलब बोल्ड। आपको कोई भी टेक्स्ट बोल्ड फॉर्मेट में दिखाना है तो आप उसको दिखा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ स्पैन के अंदर, स्पैन, और यहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने लिया है इस तरीके से, ठीक है, ये टेक्स्ट। या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली बी टैग लेता हूँ, ये बोल्ड टैग है, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लेता हूँ तो ये टेक्स्ट आपका बोल्ड में दिखेगा, ओके। उसका फॉर्मेटिंग बोल्ड में दिखेगा यहाँ पे। जैसे मैंने प्रेस किया, ये देखो ये बोल्ड में आ चुका है, और ये पहले वाला टेक्स्ट है ये नॉन बोल्ड में है, ठीक है, और ये बोल्ड में है। तो अगर आपको कोई टेक्स्ट बोल्ड में दिखाना है तो आप इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मान लो मेरे पास कोई एक पैराग्राफ है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर लिखता हूँ, हाय दिस इज दत्तात्रेय साबने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को बोल्ड करना है, बाकी को नहीं, तो मैं इसके अंदर बी टैग लगा सकता हूँ। यहाँ पे बी टैग, बी, ओपन बी, एंड मुझे कहाँ तक लगाना है, यहाँ तक लगाना है, और यहाँ पे /b, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये अपना नॉर्मल टेक्स्ट में दिखेगा और ये दिखेगा आपको बोल्ड टेक्स्ट में दिखेगा, ठीक है। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो दिस इज दत्तात्रेय साबने, और ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट ये बोल्ड में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बी टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, ये इनलाइन टैग है, ठीक है। नाउ उसके बाद जो टैग आता है यहाँ पे आई फॉर इटैलिक टैग, ठीक है। आपको कुछ टेक्स्ट इटैलिक में दिखाना है, जैसे मुझे दत्तात्रेय साबने नाम है, या फिर दूसरा मैं टेक्स्ट लेता हूँ स्पैन वेलकम इन कोड लैंग्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये टैग है, तो मुझे इसको पूरा इटैलिक में दिखाना है, तो मैं इतना ये जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इतना इटैलिक में मैं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ आई टैग लगाना है आपको, आई फॉर इटैलिक, और यहाँ तक जहाँ तक आपको दिखाना है वहाँ तक लगाना है, आई फॉर /i, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पे इतना जो लगाया था मैंने ये इटैलिक में आ चुका है यहाँ पे ये, ठीक है। वेलकम इन अ कोड लैंग्स ये हमारा नॉर्मल इसमें आया है, और ये जो आया है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये इटैलिक में आया है, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या होता है, आप इटैलिक टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और ये भी इनलाइन एलिमेंट है, एक ही लाइन के अंदर ये एलिमेंट बैठ रहा है। ठीक है, इमेज भी हो गया, ये इनपुट भी हो गया हमारा सब और सुपर। ठीक है, तो ये सबस्क्रिप्ट है और ये सुपरस्क्रिप्ट है। जैसे कि मान लो कि हमारे केमिस्ट्री के कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि H2O, जैसे हमारा H2O इस तरह का फार्मूला है, लेकिन ये 2 जो होता है ये बेस में होता है नीचे। ओके, तो इस तरीके का फार्मूला हमें दिखाना है तो हम सब टैब इसको यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट, और उसके बाद सुपर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे कि एक मैं स्पैन टैग के अंदर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2O, मुझे ये कोई फार्मूला दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं हम क्या आया है, तो ये H2O आया है। तो ये कोई फार्मूला प्रॉपर वे से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपको दिखना है तो इसको सबस्क्रिप्ट सब टैग के अंदर रखना होगा। तो स्पैन की जगह मैं इसको सब टैग के अंदर रखूँगा सब, और यहाँ पे /सब। ठीक है, कंट्रोल S कर दूंगा इसको, और फिर अभी यहाँ पे सब, सॉरी मुझे ये ये स्पैन है, स्पैन, और यहाँ पे ये स्पैन टैग के अंदर ये स्पैन, और ये जो 2 है ये सब में आना चाहिए, मुझे नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे सब, ये 2 जो है इस 2 को ही मैं सब को लगाना चाहता हूँ, सब। ठीक है, तो यहाँ पे H सब मतलब वो नीचे चला जाएगा और फिर वो दिखेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम आउटपुट देखेंगे, तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आउटपुट आया है इसका। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी इसकी बॉर्डर हटा देता हूँ, यहाँ से इसको डॉट लगा दे दूँगा तो हट जाएगी बॉर्डर। देखो, तो ये देखो इस तरीके से इसका इफेक्ट आ चुका है। तो आपको इस तरीके की चीज़ें करनी होती है तो आप क्या यूज़ करते हो, सब टैग का इस्तेमाल करके। आपको जिसको सब में लेना है, मतलब ये बेस लाइन के नीचे लेना है, तो ये आप इस तरीके से उसको, जिसको आपने टैग लगाया वो बेस लाइन के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सब। ठीक है, अब हम देखेंगे सुपर के बारे में। ठीक है, तो सुपर के बारे में जैसे कि मुझे कोई किसी नंबर की पावर दिखानी है। ओके, जैसे कि स्पैन और पावर, जैसे कि 2⁴ पावर दिखानी है मुझे, 2⁴। ओके, 2⁴ इज इक्वल टू 16। ओके, तो ऐसा मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये 24 इक्वल टू क्या दिख रहा है, 16। तो ये कोई ठीक आउटपुट नहीं दिख रहा है, मुझे 2⁴ इक्वल टू 16 दिखाना है। तो मैं सुपर टैग का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। तो सुपर टैग मुझे यहाँ पे की लगाना है, 4 को लगाना है। ठीक है, तो सुप यहाँ पे, और यहाँ पे /सुप सुपर टैग। ठीक है, तो ये बेस लाइन के ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो ये अभी बन गया 2⁴। ठीक है, तो आपको इस तरीके की HTML के ऊपर काम करना है, डिज़ाइन करनी है या कुछ दिखाना है तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। ये हो गया सुपर 2⁴ इक्वल टू 16। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये इनलाइन एलिमेंट है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे इनलाइन एलिमेंट बहुत सारे हैं, आप इंटरनेट पे देख के अभी उसको चेक कर सकते हो कौन से है। ठीक है, उतने सारे एलिमेंट लेना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। ओके, ठीक है, अभी हम देखेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे। सो गाइज, कैन यू टेल मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम फॉर एनीवन इज देयर? नो सर। ओके, ठीक है, तो हियर अभी हम और एक टैग देखेंगे, जैसे कि ब्रेक BR टैग देखेंगे, BR टैग। तो यहाँ पे BR टैग का मतलब क्या होता है कि ये लाइन को ब्रेक करता है। ओके, इसको लाइन ब्रेक बोलते हैं BR को। तो जैसे मान लो कि ये जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे, अभी जो मैंने ये हर एक लाइन पे आया है, मतलब एक ही लाइन पे सब कुछ आया है, तो मुझे अलग अलग लाइन पे ब्रेक करना है। जैसे मुझे ये पहला इमेज टैग है, ये मुझे न्यू लाइन पे लेना है, तो यहाँ पे मैं BR टैग लगाऊंगा। यहाँ पे BR टैग लगाया तो यहाँ की लाइन ब्रेक होगी और ये नया लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हियर, तो ये देखो इमेज न्यू लाइन पे आ गया। ठीक है, मुझे अभी ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट इसको न्यू लाइन पे लेना है, तो इस न्यू लाइन पे लेने के लिए यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है, यहाँ पे मैं BR टैग लगाऊंगा। यहाँ पे BR, तो ये लाइन को ब्रेक कर देगा और वहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट कर देगा यहाँ से। तो इस तरीके से देखो ये नीचे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है,
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बी आर टैग का इस्तेमाल कर सकते हो आपको वेब पेज बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे एच आर टैग, जिसे को हम हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं। एच आर टैग, ओके, तो इसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रूल। तो एच आर टैग क्या करता है कि एक छोटी सी लाइन ब्रेक क्रिएट करता है, एक लाइन क्रिएट करता है। तो मुझे मान लो कि एक लाइन बनानी है, तो मैं एच आर टैग का इस्तेमाल करूँगा। तो मान लो कि मुझे एक लाइन देनी है यहाँ पे नीचे एक लाइन बनानी है, तो मैं यहाँ पे एच आर टैग इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, और कंट्रोल एस करूँगा। तो यहाँ पे जैसे कंट्रोल एस करूँगा तो ये देखो ये लाइन आ चुकी है यहाँ पे, ओके। अगर आपको कोई लाइन देनी है तो आप एच आर टैग का इस्तेमाल करके लाइन दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके नीचे कुछ लिखना है मुझे स्पैन टैग, तो मैं उसके अंदर कुछ भी डेटा लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और फिर मुझे लाइन देना है तो एच आर, और फिर इसके ऊपर स्पैन टैग इस तरीके से कंट्रोल यस कर देंगे, और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो देखो यहाँ पे ये लाइन आ चुकी है, और लाइन के अंदर आपका टेक्स्ट आ चुका है यहाँ पे ये टेक्स्ट, ओके। तो इस तरीके की लाइन देखिए आप वेब पेज के अंदर डिज़ाइन कर सकते हो बाय यूजिंग एच आर टैग, ठीक है, अंडरस्टूड। यस सर। अभी यहाँ पे उसके बाद 13 क्यू टैग, ये भी इनलाइन टैग है क्यू, तो इसको बोला जाता है कोट। अगर आपको क्या करना है, कोई टेक्स्ट इस तरीके से देना है, इस तरीके से, जैसे माय नेम इज दत्तात्रेय साबने, तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए यहाँ पे, माय नेम इज और डबल कोटेशन में कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो इसके लिए हमें क्यू टैग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले ये सारा कचरा हटा देंगे, बहुत सारा कचरा हो चुका है यहाँ पे, इसको हटा देंगे यहाँ से, ओके। अब ये जो है जैसे कि स्पैन टैग है, माय नेम इज दत्तात्रेय साबने, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, और इसको हम यहाँ पे अभी क्या कर देंगे, इसको ये क्या आया है स्पॉटिफाई, ठीक है। तो रिफ्रेश कर दूंगा तो यहाँ पे आया है माय नेम इज दत्तात्रेय साबने, लेकिन मुझे आउटपुट कैसे चाहिए, ये दत्तात्रेय साबने ये डबल कोटेशन में चाहिए। तो फिर आपको क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ पे क्यू टैग लगाना है, सिर्फ क्यू टैग लगाना है यहाँ पे, और ये क्यू यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक एंड हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, स्टार्ट होने के बाद उसको एंड करना ज़रूरी है, फिर कहीं पर भी हो, ठीक है। तो ये हो गया क्यू टैग, ठीक है, कंट्रोल एस। राइट नाउ अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये देखो डबल कोटेशन के अंदर मेरा आ चुका है यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर आपको इस तरीके से कोई डबल कोटेशन में कोई टेक्स्ट दिखाना है तो आप यहाँ पे क्यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी एक क्या है, इनलाइन एलिमेंट है क्यू टैग, ओके। ओके, तो this is all about the Q tag. इसके बाद दूसरा टैग ले लेंगे, यू टैग ले लेंगे यहाँ पे 4, ठीक है। तो यू टैग मतलब अंडरलाइन टेक्स्ट, आपको किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो, यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे माय नेम इज को अंडरलाइन करना है, यहाँ पे यू टैग इस्तेमाल करो और यहाँ पे /u इस्तेमाल करो, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन आ जाएगी, तो आपको जस्ट जहाँ तक अंडरलाइन देना है तब तक इस टैग को यूज कर सकते हो। तो इस तरीके की अंडरलाइन आपको टेक्स्ट के नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यू टैग का इस्तेमाल करना है यहाँ पे।
अभी इसके बाद हम एक और एक टैग लेंगे जो कि आपको बेहतर तरीके से काम करने में भी मदद होगा। दिस इज कॉल्ड एज अ मार्क टैग। ठीक है, अब मार्क टैग का मतलब ये होता है कि आपको किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, हाईलाइट टेक्स्ट, हाईलाइट टेक्स्ट। ठीक है, तो हाईलाइट टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है तो आप मार्क टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं एक नया टेक्स्ट लेता हूँ स्पैन, और इसके अंदर मैं लेता हूँ कोडलैंग्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पुणे। ठीक है, तो ये मेरा टेक्स्ट है, मुझे इसको हाईलाइट करना है, सिर्फ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्क टैग लगाना है, मार्क, और कहाँ तक करना है, मुझे यहाँ तक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्लैश मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो हियर अभी जैसे मैं इसको रन करूँगा, रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो ये हाईलाइट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टैग येलो कलर में हाईलाइट करके देगा टेक्स्ट को। अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप यू कैन हाईलाइट द टेक्स्ट। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ मार्क टैग। और ये इनलाइन टैग है, तो ये क्या, इसको फॉर्मेटिंग टैग भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने का काम करता है। तो आपको कितना ही बड़ा टेक्स्ट हाईलाइट करना है आप कर सकते हो। ठीक है, अभी उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग टैग लेंगे, मर्की टैग। मर्की, ठीक है, अब ये जो मर्की टैग है, इसका जो मेन काम है, इसके थोड़े बहुत किसी टेक्स्ट को स्कोरल करना है तो आप मर्की टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे टैग लेंगे मर्की, यहाँ पे मर्की टैग है। ओके, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये दोनों चीज़ें मैं इसको हटा देता हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम इन कोडलैंग्स, कंट्रोल एस कर दूंगा, और इसको फिर हम रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये मर्की टैग इस तरीके से देखो चलना स्टार्ट हो गया हमारा टेक्स्ट। ओके, जो आपने वेबसाइट के ऊपर देखते होंगे आपका टेक्स्ट भागता है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका मर्की टैग का है। अब इसके कुछ ये है एट्रीब्यूट है। तो सबसे पहले अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अब हम इसका डायरेक्शन भी चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आपको देना है डायरेक्शन, ओके, ये डायरेक्शन अभी लेफ़्ट टू राइट है, तो राइट, हम इसका डायरेक्शन राइट करेंगे, तो अभी ये राइट टू लेफ़्ट चलने से स्टार्ट होगा। देखो अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से, ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा। या फिर हमें नीचे से ऊपर लाना है तो डायरेक्शन अप डायरेक्शन में चला जाएगा टेक्स्ट हमारा, नीचे से ऊपर, इस तरीके से ये नीचे से ऊपर चला जाएगा ये। ओके, या फिर हमें डाउन देना है, डाउन, तो हम ये ऊपर से नीचे चला जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से हम इसका डायरेक्शन दे सकते हैं। रही बात अभी इसके बाद है इसका बिहेवियर। अभी बिहेवियर हमें इसको अल्टरनेट करना है, इसका अलग अलग बिहेवियर है। बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर स्क्रोल होता है, मतलब ये घूमते चला जाता है। ठीक है, जैसे मैं इसका राइट करूँगा, डायरेक्शन राइट, तो ये राइट डायरेक्शन में चला जाएगा ये तो ये इसी बाय डिफ़ॉल्ट स्पीड है, तो ये स्क्रोल हो रहा है राइट डायरेक्शन में, स्क्रोल हो रहा है ये। ठीक है, लेकिन मुझे ओके, तो फिर अगर मुझे क्या करना है, ये अगर एंड तक गया तो स्टॉप करना है इसको, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है स्लाइड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका बिहेवियर हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बिहेवियर ओके, इसका बिहेवियर है स्लाइड। ठीक है, अब इसका बिहेवियर अगर मैं स्लाइड कर दूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ तक जाने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से टेक्स्ट भाग रहा है, और जब तो ये एंड पे गया तो ये स्टॉप हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, फिर ये कुछ नहीं करेगा वहाँ पे। फिर रिफ्रेश कर दिया मैंने तो फिर से शुरू से स्टार्ट हो गया। या फिर इसका अल्टरनेट एक है कि आपको इस एंड तक चला गया तो फिर से इस एंड तक जाएगा, इस एंड से इस एंड तक जाएगा, इसी को हम अल्टरनेट बोलते। अगर बिहेवियर उसका जो अल्टरनेट, ठीक है,
तो अल्टरनेट बिहेवियर इसका कर देंगे हम, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, ये बाउंस होगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा ऐसा, ये अल्टरनेट बिहेवियर है उसका, इस तरीके से। ठीक है ना, उसको उसके बाद ये थे, उसकी हम स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल अमाउंट नाम की प्रॉपर्टी है, स्क्रॉल अमाउंट। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। अगर मैं 2 देता हूँ तो ये बहुत स्लो चलेगा, मैंने बहुत स्लो बनाया उसको, तो ये स्लो में चलेगा यहाँ पे। ओके, अगर इसकी स्क्रॉल अमाउंट प्रॉपर्टी मैं इसको फास्ट 10 दे दूंगा तो ये बहुत फास्ट चलेगा अभी यहाँ पे, तो इस तरीके से भागेगा एकदम। मैं इसको ज़्यादा दे दूंगा जैसे 50, तो यहाँ पे ये और फास्ट चलेगा, भागेगा इस तरीके से। ठीक है, या फिर स्लो करना है तो 1 देने के बाद मैं इसको स्लो कर दूंगा यहाँ पे, इस तरीके से ये स्लो चलेगा यहाँ पे। ठीक है, और आपको कुछ बैकग्राउंड कलर देना है इसके नीचे तो आप भी दे सकते हो। यहाँ पे बीजी कलर प्रॉपर्टी है इसकी, बीजी कलर। ओके, बीजी कलर प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे कि मैं इसको दे दूँगा रेड कलर, तो ये बैकग्राउंड में रेड कलर आ जाएगा इसका, ये बैकग्राउंड में रेड में इस तरीके से आपको दिखेगा ये बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हमने, 2 बहुत लिया, 5 बनाएंगे स्पीड इसका, तो ये इस तरीके से चलेगा ये आपका। तो आप इस तरीके से इसका यूज भी कर सकते हो। ओके, सो गाइस, डू यू वांट टू कंटिन्यू और स्टॉप राइट ना, बोलो। स्टॉप सर। कौन बोला, किसने बोला? ओ हाई कौन?